तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बहुत बेसिक सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसा अभी मंजू जी कह रही थी कि मेनोपॉज अंत नहीं एक शुरुआत है, वो बिल्कुल सही बात वो कह रही थी कि मेनोपॉज अंत नहीं एक शुरुआत है। पर यहाँ मैं उससे भी अलग एक चीज़ जो और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये जोड़ना चाहता हूँ कि अंत और शुरुआत तो देखिए जीवन भर चलती रहती है, लेकिन मेनोपॉज जो है वो कोई बीमारी की अवस्था नहीं है। ये सबसे जरूरी समझ एक फीमेल को होनी चाहिए। अब जब बीमारी की अवस्था नहीं है तो मेनोपॉज को लेके अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं। ठीक भाई, हमें किसी चीज के लिए तैयारी कब करनी होती है? बच्चे की शादी के लिए तैयारी करते हैं। बच्चे की शादी के लिए माता पिता करीब सालों तैयारी करते हैं, तब जाके एक दिन या एक रात में वो सारी चीज पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ मेनोपॉज ठीक उल्टा है। मेनोपॉज एक दिन एक रात में होने वाली जर्नी नहीं है, ये सालों में पूरी होने वाली जर्नी है। तो अगर किसी फीमेल को एक दिन पीरियड आ जाए एक साल में तो मेनोपॉज अधूरा रह जाए। मानिए आपको जनवरी 2025 में आखिरी पीरियड आया था, तो जनवरी 2026 में अगर दोबारा आपको पीरियड आ जाए तो ये मेनोपॉज नहीं। सोचिए, एक साल तक आपको पीरियड नहीं आए, आखिरी महीने में पीरियड आ गए तो ये मेनोपॉज नहीं हुआ। तो मेनोपॉज जो है वो एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 4 महीने की जर्नी नहीं है। इसलिए इसको अलग तरीके से न तो हमें सोचना है, न समझना है, न इसके लिए कोई तैयारी करनी है। बस करना क्या है, 30 की उम्र के बाद, ठीक, 30 की उम्र के बाद अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करते जाना है, जिससे आपको पता ही न चले कि आपका आखिरी पीरियड किस डेट पे था और कब आपके पीरियड पूरी तरह से बंद हो। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से नेचुरल होना चाहिए। इसके लिए ना तो कोई तैयारी की जरूरत है, ना किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत। मेरी माँ, जब मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी समझ हासिल कर रहा था, तो सबसे पहली टीचर मेरी माँ बनी जिनसे मैं ये सारी चीज़ें पूछना चाहता। तो जब समझ हुई तो मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरा मेनोपॉज नहीं हुआ है, लेकिन मेरी मेनोपॉज की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट चल रही है। तो मैंने अपनी माँ को कुछ आयुर्वेदिक सोल्यूशन समझाए, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें उनके जीवन में जोड़ी, और फिर मेरी माँ की मेनोपॉज की जर्नी बहुत स्मूथ भी थी। तो जब मेरी माँ की मेनोपॉज जर्नी स्मूथ भी थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, यार जो चीज़ें मैंने अपनी माँ के लाइफ में ऐड की है वो और लोगों की लाइफ में अगर ऐड हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसलिए मेरी वाइफ की लाइफ में वो चीज़ें मैंने 30 साल के बाद शुरू कर दी, और आज मैं आपको वही चीज़ें समझाने बताने आया हूँ कि 30 साल के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उस बदलाव को किस तरीके से नेचुरली आपको अडॉप्ट करना है, जिससे न तो आपको फाइब्रॉइड की समस्या हो, न आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो, न आपको यूट्रस रिमूवल की जरूरत पड़े, ना आपके ओवरी में कोई प्रॉब्लम आए, ना आपको हॉट फ्लैशेस हो, ना ही पेरीमेनोपॉजल फेज में किसी तरह की कोई तकलीफ आए। तो आज के सेशन के लिए तैयार हो जाइए। कुछ हम थोड़ा सा इस बातचीत के बीच अगर कुछ ऐसे टर्म्स यूज करेंगे जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, तो तुरंत पूछने की बजाय नोट कर लीजिएगा। लास्ट में हम उस पर बात करेंगे कि कोई भी हार्मोन नहीं समझ में आया, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आई, कोई टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आया, तो उसको लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में एक दूसरे से बात करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपने अपने स्क्रीन ऑन करके पेपर पेन लेके तैयार हो जाए। हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत।
और अपनी बातचीत शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा, या मैं एडमिन से कहूँगा कि वो मेरी स्क्रीन को पिन कर दें तो बाकी लोग मुझे ठीक से देख पाएंगे। मुझे देखने से ज़्यादा जरूरी है मेरे पीछे की स्क्रीन आपको दिखती रहे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेनोपॉज समझाने का सेशन है कि मेनोपॉज एक सडन इवेंट नहीं होता, बल्कि एक लॉन्ग बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है जो कि 30 साल के बाद हर फीमेल की लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे होती है, तो किसी भी फीमेल को ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता, ऐसा कुछ आभास नहीं होता कि उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई बदलाव हो रहा है। तो अगर 30 से 40 साल के बीच बॉडी को सही तैयारी मिले तो मेनोपॉज पेनफुल, स्ट्रेसफुल या डिजीज बेस्ड नहीं होता। तो 30 to 40 ईयर्स का जो विंडो है, आप में से हो सकता है कुछ फीमेल्स इस विंडो को कंप्लीट कर चुकी हो, और कुछ हो सकता है कि इस विंडो में हो, या कुछ हो सकता है अगले कुछ सालों में इस विंडो में आ जाए। तो 30 से 40 साल की जो उम्र है, ये उम्र वैसी उम्र होती है जहां आपको थोड़े थोड़े बदलाव अपने जीवन में लाने होते हैं, जिससे आपका मेनोपॉज का जो ट्रांजिट है, जो बदलाव है, वो पेन फ्री हो जाए, वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, डिजीज फ्री हो जाए। क्योंकि इस बीच बहुत सारी फीमेल्स को फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत तरह के चेंजेस एक्सपीरियंस होते हैं। तो उन सभी चेंजेस को किस तरीके से दूर भगाना है, और अगर वो चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे उनको रोकना है, इन दोनों चीजों पे हम चर्चा करें। तो हेल्दी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? राइट नॉलेज, राइट लाइफस्टाइल, राइट न्यूट्रिशन और राइट हार्मोनल बैलेंस। ठीक? तो अगर कोई कहे कि मैं रोज योग करती हूँ मेरा मेनोपॉज अच्छा होगा, नहीं होगा। कोई कहता मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ मेरा मेनोपॉज अच्छा होगा, नहीं होगा। कोई कहता मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ मेरा मेनोपॉज अच्छा होगा, नहीं होगा। तो कैसे अच्छा होगा? सबसे पहली चीज, इन सब चीजों को करने से पहले अपने बारे में सही जानकारी। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, हमें समस्या नहीं पता होगी, तो समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो मछली की आंख पता होगी तो ही तो अर्जुन निशाना लगा के तीर छोड़ेंगे और मछली की आंख में लगेगी। अगर मछली की आंख ही नहीं पता तो फिर क्या होगा? हमने तीर छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं तो लगेगा। जैसा कि ज्यादातर लोग योग में या दूसरी और प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं। क्या करते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही, तो चलो इसी में ये भी बेहतर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर सिर्फ एक्सरसाइज से, सिर्फ योग से, सिर्फ प्राणायाम से अच्छा मेनोपॉज नहीं हो सकता। ठीक? तो प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल जरूरी है, पर सब कुछ नहीं। ठीक? तो क्या ज्ञान चाहिए, उसी पे आज हम बात करेंगे ना। तो आज का टॉपिक राइट नॉलेज पे। तो राइट नॉलेज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा साथ दें और एक बार कमेंट में लिख दें कि कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये समझना है कि मतलब फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे हैं। तो थोड़ा आप कनेक्ट करोगे, तो अगर आप ये लिख दो तो मुझे आइडिया लगे कितने लोग इसको सुनना या समझना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। पहले सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझना 30 साल के बाद। 30 साल के बाद फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझना ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या क्या फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में? मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है।
अगर कोई फीमेल 30 साल की उम्र पूरी कर चुकी है तो धीरे धीरे उसका मसल मास कम होगा, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है उम्र का बढ़ना, क्योंकि कोई भी भगवान के हाथ से अमृतत्व नहीं लेके आया। तो मसल मास कम होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा। तो स्पेशली एब्डोमेन पे, हिप पे, थाइस पे फैट बढ़ना ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, ये बुरा नहीं है। तो अपने फैट को अप्रिशिएट करना सीखना होगा, ना कि उसके लिए परेशान होना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि ये फैट आपके गिरते हुए हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए आता है। फीमेल्स में एक बहुत जरूरी हार्मोन है, अभी हम इसके आगे बात भी करेंगे, वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है जब उम्र के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है तो बॉडी में नेचुरली फैट डिपोजिशन प्रोसेस एक्टिवेट होता है, जो आपकी बॉडी को हेल्दी ईस्ट्रोजन ट्रांसमिट देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाने में कटौती करने लगते हैं, हम एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, परेशान होने लगते हैं, एंजाइटी चालू कर देते हैं, अरे मेरा थोड़ा सा पेट दिखने लगा है, और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। तो थोड़ा सा फैट फीमेल्स की बॉडी में अच्छा है। मैं यहाँ थोड़े से फैट की बात कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोटू हो जाओ। थोड़ा सा फैट फीमेल्स की बॉडी में अच्छा है उनके हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, स्किन में कोलेजन कम होते हैं। कोलेजन कम होंगे तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे आपको रिंकल्स आएंगे, स्किन में थोड़ी ड्राइनेस हो जाएगी, आपकी त्वचा की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होगी। तो जरूरी नहीं है कि जैसे आप पहले सुंदर थे वैसे ही सुंदर आज भी रहो। इसको ग्रेसफुली अडॉप्ट करना है, अपनाना है। अगर आप इससे बचने के लिए कुछ अलग तरीके के कॉस्मेटिक्स यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। बहुत कम लोग ये आपको बताते हैं कि जो आज मार्केट में कोलेजन के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, न कि फायदा। बहुत सारे लोग स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, स्किन के कोलेजन यूज करते हो, अलग अलग तरह के वो क्या सीरम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी ईस्ट्रोजन की क्रीम्स आती हैं, ब्यूटी क्रीम्स जो आती हैं, ये आपके हार्मोन को खराब करती है। तो नेचुरली अगर आप अपनी ब्यूटी को मेंटेन करना चाहते हो तो बेस्ट है फेस योगा कर लीजिए, बजाय कुछ आर्टिफिशियल केमिकल एक्सपोजर के। ये आर्टिफिशियल केमिकल एक्सपोजर बहुत हद तक आपके हार्मोन को खराब करता है। फिर क्या होता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, स्पेशली कुछ फीमेल्स में हार्मोन ट्रांजिट होने की वजह से मेल पैटर्न में बार्डनेस आती है। वो जैसे मेल्स के बाल पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना, पीसीओडी में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो बालों का पतला होना, सूखना, कम होना, ये बिल्कुल नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, इसके लिए परेशान नहीं होना, कुछ नेचुरल सोल्यूशन की ओर जाना है, ना कि बहुत केमिकल बेस्ड शैम्पू, ऑयल और दुनिया भर के सीरम्स नहीं यूज करने हैं। आपको कुछ नेचुरल सिकाकाई, रीठा या ब्राह्मी जैसे नेचुरल ऑप्शंस की ओर जाना है। तो बालों पे चेंजेस आना, स्किन पे चेंजेस आना, फैट बढ़ना, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। इसको नॉर्मली आगे बढ़ने देना, न कि इसके लिए परेशान होना। ठीक, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मार्केट है, प्लीज खुद को म्यूट रखिएगा तो सबको सुनना बड़ा आसान रहेगा। अगर आप अनम्यूट करेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी, खुद को म्यूट रखिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बोन डेंसिटी आज मार्केट में एक सबसे बड़ा जो भ्रम है वो क्या बढ़ाया जाता है कि उम्र के साथ साथ फीमेल्स में बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है,
इसलिए हर फीमेल को सप्लीमेंटेशन की ओर भेज दिया जाता है। ये बुरी बात नहीं है, पर सप्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे माफ कीजिए, अगर आप लोग ऐसे अनम्यूट करोगे ना तो डिस्टर्बेंस आएगी, मुझे आपकी आवाज़ उल्टा सुनाई देगी। मेरी आवाज़ कम आ रही है? असल में जब कोई अनम्यूट कर देता है तो आवाज़ फट जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी को मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। पर प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि खुद को म्यूट रखिए। इनकेस अगर सही आवाज़ नहीं आ रही तो एक बार आप लॉग आउट करके फिर से दोबारा लॉग इन कर लीजिए, तो हो सकता है कि नेटवर्क इम्प्रूव हो जाए। कई बार नेटवर्क की वजह से भी आवाज़ थोड़ी कम आती है। अगर बीच में ऐसे हम डिस्टर्ब होंगे ना तो मेरा सारा फ्लो टूट जाएगा। जी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन अभी आप प्लीज म्यूट रखिए। थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि बोन डेंसिटी जो है वो स्लोली रिड्यूस होने लगती है, बोन हेल्थ कमजोर होने लगती है, जो कि एक नेचुरल हार्मोनल ट्रांजिट है। कैल्सिटोनिन, जब सीरम कैल्सिटोनिन लेवल अफेक्टेड होंगे तो कैल्शियम, विटामिन डी, B12 जैसी चीजें आपकी बॉडी में कम होने लगती है। तो इसका अच्छा सोर्स क्या है? अच्छा मेटाबॉलिज्म होना। अगर आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ अच्छी होगी तो ये लेवल्स आपकी बॉडी में कम से कम होंगे। आपको सप्लीमेंटेशन अननेसेसरी नहीं करना है। अननेसेसरी विटामिन की दवाएं, कैल्शियम की दवाएं, विटामिन डी की दवाएं नहीं लेनी। कैसे लेनी है? राइट लेवल पता करना है और उस हिसाब से सप्लीमेंटेशन करना है। तो बिना सही ब्लड टेस्ट के, सही डोज के सप्लीमेंट्स लेना बेवकूफ़ी है, समझदारी नहीं। मार्केट में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसी का नाम लेके मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि एमवे वाले ने न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट बेचना चालू कर दिया, ये हर्बल लाइफ वालों ने दुनिया भर के सप्लीमेंट बेचना चालू कर दिया। इसी तरीके से RCM और कई तरह के ऐसे मार्केटिंग चैनल्स हैं जो लोगों को सुंदर और बेहतर होने के नाम पे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स खिलाते हैं जो उनके हार्मोन को, उनकी फिजियोलॉजी को, उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। तो सप्लीमेंटेशन जरूरी है और सप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन सही डोज पे और सही एडवाइस। ठीक, अगर जरूरी नहीं है तो खराब है, जरूरी है तो जरूर लेना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ फिजिकल चेंजेस। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जो बड़ा चेंज आता है 30 साल की उम्र के बाद, नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? इसके पीछे कारण ये है कि अगर ये स्लो नहीं होगा तो आप अमर हो जाएंगे, आप मरेंगे ही नहीं। तो आपको मारने के लिए धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो होना पड़ेगा। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो मेटाबॉलिज्म फ्रेंडली फूड ही आपका बेहतर ऑप्शन होना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होना ये कोई बुराई नहीं है, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होने का। तो 30 साल के बाद खाने का सिलेक्शन बहुत समझदारी और सावधानी से करना चाहिए। डाइजेशन वीक होगा क्योंकि आपकी गट हेल्थ अफेक्टेड होगी। तो डाइजेशन के अकॉर्डिंग सीजनल, लोकल और सिंपल खाने की ओर बढ़ना होगा जो आसानी से पच सके और आपको उतनी एनर्जी दे सके जितने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी मेकिंग प्रोसेस स्लो कर चुकी है। तो डाइजेशन वीक होने लगेगा। और एक बड़ी आम समस्या जो आजकल देखी जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये होती है हमारे गलत खान पान की वजह से। तो अगर 30 साल के बाद भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो या आपके खाने में 60% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे आप इंसुलिन
रेजिस्टेंस हो जाओगे। ये बदलाव आता है आपके लिवर की वजह से। तो जब लिवर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके स्किन को, आपके हेल्थ को, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करेगी। ठीक, तो लिवर हार्मोन मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है ईस्ट्रोजन की, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतने हार्मोन बनेंगे और हार्मोन्स को मेटाबॉलिज्म में अगर सही एग्जिट नहीं मिली तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म में हार्मोन्स को सही एग्जिट मिलना ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर ये सही एग्जिट ना हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझना है ये सही एग्जिट क्या है। अगर ये सही एग्जिट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो लिवर का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, इसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा आपकी स्लीप साइकिल वीक हो जाती है, या ये कहूँ कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो योग में जो आप लोग बात करते हो ना, कि योग में एक बहुत कॉमन टर्म यूज किया जाता है कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके सब कुछ पाया जा सकता है। तो पीनियल ग्लैंड आपकी जो है धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगती है। तो इसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस से पीनियल ग्लैंड का फंक्शन जुड़ा होता है। जितना दिमाग ज़्यादा चलेगा उतना आपका पीनियल ग्लैंड कम अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसकी जगह आपको फिर दूसरे और हार्मोन डिस्टर्ब करेंगे। तो आपकी बॉडी में क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तो कार्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे। ये हार्मोन्स की थोड़ी समझ में आपको आगे बेहतर तरीके से दे दूंगा। तो ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस स्टेज पे क्या होगा, अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है तो आपको पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस, थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। ठीक, तो लाइफस्टाइल, गलत खाना, गलत सोना, गलत कपड़े पहनना, गलत आचरण करना, गलत चीजें उपयोग में लाना, या अपने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल न करना, ये एक इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे वह इंसान इन बीमारियों की ओर बढ़ने लगता है। तो पीसीओडी जो कि डायबिटीज का दोस्त, फाइब्रॉइड्स, यूट्रस निकालने तक की नौबत आ जाएगी, इंडोमेट्रियोसिस, बार बार सर्जरीज के चक्कर लगेंगे, थायराइड इश्यूज आ गई तो फिर तो कहने क्या है, एक साथ सारी बीमारियां लगेंगी। तो ये सब कुछ अच्छे मेनोपॉज को डिस्टर्ब करने के कारण है। ठीक, तो अभी हम चलते हैं अगले पार्ट में और समझते हैं हार्मोन्स। ये मेजर हार्मोन्स आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं फीमेल की मेनोपॉज जर्नी। ठीक, तो हार्मोनल चेंजेस जो अफेक्ट करते हैं उनमें मेल फीमेल हार्मोन जो है जो आफ्टर 30 प्रॉब्लम लाते हैं वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है? ईस्ट्रोजन ओवरी से प्रोड्यूस होने वाला और धीरे धीरे इरेगुलर होने वाला हार्मोन है। ये ओवरी से बनता है और धीरे धीरे उम्र के साथ ये कम होने लगता है। ये इसका नेचुरल फिनोमेना है। आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होना ही मेनोपॉज का वेलकम होता है। तो ईस्ट्रोजन जब तक आपकी बॉडी में सही से सेटल नहीं होगा तब तक मेनोपॉज नहीं आएगा। ठीक, तो मेनोपॉज के लिए ईस्ट्रोजन जरूरी हार्मोन है। तो जब क्या होता है कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, ईस्ट्रोजन कम होता है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो किसी फीमेल में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस भी अच्छा नहीं है और ईस्ट्रोजन कम होना भी अच्छा नहीं है। और ईस्ट्रोजन का एक उम्र 30 साल की उम्र क्या 28 साल की उम्र के बाद सीधा सीधा रिश्ता है आपके मन से। आपके मन से, आपके एक्शन से, आपके थॉट प्रोसेस से सीधा रिश्ता हो जाता है ईस्ट्रोजन का। तो जितनी गलत लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा, क्योंकि फैट सेल से सीधा कनेक्शन है इसका। हमने अभी शुरुआत में बात की थी ना कि फैट सेल्स भी ईस्ट्रोजन बनाती हैं। तो
जितना आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, जितना आप चिंता करोगे, जितना आप स्ट्रेस करोगे, जितना आपके हस्बैंड के साथ क्लैशेस रहेंगे, जितना आप बच्चों के लिए परेशान होंगे, उतना आपका ईस्ट्रोजन खराब होगा। तो पहले क्या होगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। जब इस ईस्ट्रोजन को सही पाथवे नहीं मिलेगा, सही मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा, ये ईस्ट्रोजन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। ईस्ट्रोजन बढ़ना भी अच्छा नहीं है, ईस्ट्रोजन घटना भी अच्छा नहीं है। दोनों ही तरीके से ईस्ट्रोजन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगेगा। ठीक, तो पहला हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन, अगर ये हार्मोन एक्सेस हुआ तो देखिए क्या प्रॉब्लम करता है आपको। अगर किसी फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस अमाउंट में बन रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा है, ये हार्मोन सही प्रोसेस से यूटिलाइज होके एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो उसको फाइब्रॉइड होने की समस्या 70 to 90% बढ़ जाएगी। तो अगर कोई फीमेल अपने ईस्ट्रोजन को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही है तो फाइब्रॉइड की समस्या नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, इंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि इंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बेस्ड होती है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर अच्छा नहीं होगा तो ये इंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर भी डेवलप होने लगेगी, ओवरी में भी जाकर डेवलप हो सकती है। तो बहुत सारे जो हैवी ब्लीडिंग वाले एपिसोड होते हैं, यूट्रस रिमूवल वाले एपिसोड होते हैं, इंडोमेट्रियोसिस की वजह से होते हैं। तो इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको पीरियड में हैवी ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन हो जाएगा, एक्सेस ईस्ट्रोजन रहेगा। तो हैवी ब्लीडिंग होना, इंडोमेट्रियोसिस होना, फाइब्रॉइड्स होना, ये बहुत कॉमन हो जाएगा एक्सेस ईस्ट्रोजन में। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है, फीमेल्स में अचानक एज के साथ ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगती है, ब्रेस्ट में कुछ गांठें बनने लगती हैं, ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, बहुत सारी तरह की चेंजेस, ये एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज रहने लगता है, सर्विसाइटिस हो जाता है। ये सब कुछ कहाँ से होता है, एक्सेस ईस्ट्रोजन होने से। तो ईस्ट्रोजन एक फीमेल की लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो बड़ी प्रॉब्लम लेके आता है। ठीक, तो ईस्ट्रोजन को संभालना बहुत जरूरी है। कैसे संभलेगा, ये बड़ा आसान है। ईस्ट्रोजन संभालना बड़ा आसान है, बिगाड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बिगाड़ लेते हैं, संभाल नहीं पाते। ठीक, तो अभी हम चर्चा करेंगे कैसे समझेगा। फिर अगर ईस्ट्रोजन लो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर किसी फीमेल में ईस्ट्रोजन लो हो जाए तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वेजाइनल ड्राइनेस, ईचिंग रहेगी, इन्फेक्शंस होंगे, वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ जाएगी और अननेसेसरी बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वेजाइनल ड्राइनेस के साथ साथ अगली प्रॉब्लम आती है मूड चेंजेस की। बहुत फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से डलनेस, एकदम से वीकनेस, एकदम से चिड़चिड़ापन, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से खुश हो जाना, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है ईस्ट्रोजन लो होने में। अक्सर चिड़चिड़ापन, दुखी रहना, रोदलू रहना, वीक फील करना, ये लो ईस्ट्रोजन का बहुत कॉमन सिम्टम है। तो मूड चेंजेस, बोन्स में वीकनेस, बिकॉज ईस्ट्रोजन बोन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए फीमेल्स को हार्ट अटैक नहीं आता। सुना है आपने फीमेल्स को हार्ट अटैक? बहुत रेयर आता है जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन कम होने से बोन हेल्थ खराब होती है, थोड़ा सा बाथरूम में स्लिप करके गिरे और फ्रैक्चर हो गया, बोलते ना पेल्विक बोन कट गई, फट गई, पेल्विक बोन टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ये सब कुछ लो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस, आपको यूरिन लीकेज हो जाता है, यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, सारी प्रॉब्लम ईस्ट्रोजन कम होने से, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हुआ तो पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल्स फेस करती हैं आफ्टर 30, अचानक से जिनका ईस्ट्रोजन कम होने लगता है उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा भी खत्म सी होने लगती है। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये उनके लिए टॉर्चर हो जाता है, पेनफुल इंटरकोर्स, दुनिया भर की अननेसेसरी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं
लो ईस्ट्रोजन की वजह से। ये लो ईस्ट्रोजन जो है हॉट फ्लैशेस और अलग अलग तरह के आपको डिफिकल्टीज फील करा सकता है। ईस्ट्रोजन बढ़ना और घटना दोनों अच्छा नहीं। अच्छा ईस्ट्रोजन रहेगा तो फीमेल की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और इसी अच्छे ईस्ट्रोजन की वजह से हमारे पूर्वजों ने विवाह संस्कार का ये पूरा प्लान किया था। अगर एक फीमेल की हेल्दी हैप्पी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और सेक्स नहीं है, मैरिड लाइफ में सास ससुर नंद देवर भौजाई ये वो दुनिया भर के सारे रिश्ते नाते बच्चे सब आते हैं। तो अगर एक फीमेल की मैरिड लाइफ उसका परिवार अच्छा है तो ईस्ट्रोजन अच्छा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक फीमेल को फीमेल बनाता है। असल में जो माँ बनने की जर्नी है या ये जो एक फीमेल बनने की जर्नी है इसमें ईस्ट्रोजन बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जैसे जैसे फीमेल की उम्र बढ़ती है उसको ईस्ट्रोजन सपोर्ट मिलता रहता है। इसीलिए माँ के लिए कभी आपने बुरा नहीं सुना होगा। लेकिन आजकल की माएँ बुरी हो रही हैं क्योंकि वो अपने ईस्ट्रोजन के साथ खिलवाड़ कर रही है। ईस्ट्रोजन बहुत जरूरी हार्मोन है एक फीमेल की लाइफ में, एक फीमेल को फीमेल बनाने में। और फीमेल का अर्थ क्या है? दया, करुणा, क्षमा, है ना। आपके घर में रात को 11 बजे गेस्ट आ जाए, हो सकता है आपके हस्बैंड चिड़चिड़ा जाएंगे, कुछ उटपटांग बोल देंगे, लेकिन आप न चाहते हुए भी बड़े प्रेम से रात 11 बजे भी उनके लिए खाना बना सकते हो अगर आपके ईस्ट्रोजन अच्छे होंगे। तो ईस्ट्रोजन जो है वो लगाव का भाव लाता है, दया करुणा क्षमा का भाव लाता है, प्यार का भाव लाता है। तो ईस्ट्रोजन एक फीमेल की ताकत है। अगर ये ताकत कम हुई या बहुत बढ़ गई, दोनों ही कंडीशन में ये खराब होती है, क्योंकि ताकत को सही तरीके से संभाल के उपयोग करना है। ठीक। दूसरा हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये यूजली अगर किसी भी फीमेल में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एनोवुलेशन की कंडीशन में सबसे पहले यही डिक्लाइन होने वाला हार्मोन है। तो अगर किसी फीमेल का एनोवुलेशन केस है तो सबसे पहले ये हार्मोन कम हो जाएगा, इससे ओवुलेशन वीक होगा, इक्वालिटी खराब हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन कम होना मतलब एनोवुलेशन, पीरियड इरेगुलर होना, कहीं कहीं लंबे लंबे समय तक पीरियड ना आना, लंबे लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा। तो जितने भी लोगों को प्रोजेस्टेरॉन प्रॉब्लम है उन सब में ये देखने को मिलेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन लो होगा तो क्या क्या मिलेगा? PMS, ये जो पीरियड से पहले वाला प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं ना, जो सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम आजकल बढ़ गया है, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, ये वो दुनिया भर की चीजें, ये सब कुछ प्रोजेस्टेरॉन के डिस्टर्बेंस और ईस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से होता है। एंजाइटी होना बहुत कॉमन है लो प्रोजेस्टेरॉन हाई ईस्ट्रोजन की वजह से। इंसोम्निया होना बहुत कॉमन है लो प्रोजेस्टेरॉन हाई ईस्ट्रोजन की वजह से। इरेगुलर साइकिल होना, कभी आपको 15, 16, 20 दिन में पीरियड आ गए, कभी 35, 40, 50 दिन में भी पीरियड नहीं आ रहे। तो पीरियड्स का इरेगुलर होना, एनोवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली कम हो जाएगा। तो जब भी आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली कम हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन अगर आपने संभाल लिए तो आपको ना तो फाइब्रॉइड होगा, ना आपको PCOD होगा, ना आपको एंडोमेट्रियोसिस होगा, ना आपको बल्की यूट्रस होगा, ना आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, न ही आपको मेनोपॉज का कुछ झंझट होगा। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को संभालना बहुत जरूरी और बहुत आसान है। ठीक। इस दोनों की जब दो भाई लड़ते हैं तो क्या होता है? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? उसमें तीसरा शेर बन जाता है। वो आके भाई को बोले तेरा भाई तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, उसको जाके बोले तेरा भाई तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, और असल में दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ बता नहीं पाते। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी इसी तरीके के हैं जो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते
और उनका फायदा उठा लेता है कार्टिसोल। कार्टिसोल एक बहुत ही अच्छा और बुरा हार्मोन है, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड। मैं कार्टिसोल को हमेशा क्रेडिट कार्ड जैसा देखता हूँ कि अगर सही इंसान के पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छा है, और अगर सही इंसान के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो उसी तरीके से कार्टिसोल जो है ये प्रॉब्लम लाते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस की कंडीशन में। क्या करते हैं ये, जब किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो ये कार्टिसोल उसको शुरू में क्या करते हैं, शुरू में उसको प्यार से समझाते हैं। जैसे होता है ना, वो जो लोग झगड़ा कराने वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़े बुरे टाइप के लोग होते हैं, पहले आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मीठा मीठा आपको समझाते हैं, और बाद में फिर क्या करते हैं, आपका पैर पकड़ के खींचते भी हैं। तो कार्टिसोल भी उन्हीं जैसा है। इनिशियली आपके ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, आपको आलसी बनाता है, आपको परेशान करने के लिए तैयार करता है, और बाद में जब आप परेशान होने वाले होते हो तो जम के खुद भी परेशान करता है। ठीक, आपसे गलती भी करवाएगा, और जब चार लोग आपको मारने लगेंगे बोले मत 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 मत। तो ये है कार्टिसोल। तो कार्टिसोल क्या करेगा, ये आपके हाई स्ट्रेस और हाई कार्टिसोल दोनों मिलके आपको स्ट्रेस को नेक्स्ट लेवल मतलब डिप्रेशन की ओर लेके जाएंगे, आपका ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देंगे, ओव्यूलेशन आपका सप्रेस हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का जो बैकलॉग है वो बढ़ा देंगे, साथ साथ आपका बेली फैट बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका पूरा मेटाबॉलिक साइकिल ही डिस्टर्ब कर दे रहा है। ये फ्री में आपके सेल्स को शुरू में एनर्जी दे देता है, बाद में बोलता है ले लो जहाँ से लेना है, तो लिवर आलसी हो गया, पूरा आपका मेटाबॉलिक साइकिल डिस्टर्ब हो गई, उसके बाद आपको बोलता है ढूंढो जहाँ से लेना है। तो आप लेथार्जिक फील करते हो, इनएक्टिव फील करते हो, स्लीपी फील करते हो, लेजी फील करते हो, आप डिप्रेस्ड होने लगते हो, आपका बेली फैट बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है स्ट्रेस ईटिंग वाली, शुगर क्रेविंग वाली, वो लेके आता है कार्टिसोल। जो कहते हैं ना लोग कि मेरा तो कंट्रोल ही नहीं होता भाई, क्या करूं, तो वो जो कंट्रोल ही नहीं होता वो कार्टिसोल भैया की देन है। ठीक, तो शुगर क्रेविंग हो जाती है, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, टीएसएच आपका हमेशा डिस्टर्ब रहने लगता है, आप दवाई नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए टीएसएच की दवाई जब एक बार स्टार्ट होती है ना तो बंद नहीं होती जल्दी। तो टीएसएच इम्बैलेंस कर देता है, थायराइड सप्रेशन में काम करता है। तो सिंपली कार्टिसोल स्ट्रेस ओरिएंटेड हार्मोन बन जाता है, और स्ट्रेस क्या करेगा, हार्मोन इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण बन के निकल के आएगा। जब हार्मोन इम्बैलेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस के, हार्मोन इफेक्ट के बाद कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है एक फीमेल की लाइफ में। ठीक है, एक फीमेल की लाइफ में प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस की वजह से। अब ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस होते क्या है, स्पेशली 30 के बाद ये बहुत बुरा असर करते हैं। शुरू तो हो जाते हैं बेचारे 28 से ही, लेकिन 30 के बाद इनका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, 30 के बाद फीमेल्स में इरिटेबिलिटी बढ़ा देते हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके बेचारे बच्चे उसकी बात नहीं सुनते होते हैं, बच्चा ठीक से खा नहीं हो रहा होता है, रात को ठीक से सो नहीं रहा होता है, तो चिड़चिड़ी हो जाती है, पति उसकी बात सुन नहीं रहा होता है। अब पति को उसमें धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होने लगता है, पति अपने पैसे कमाने में बिजी हो जाता है, और दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू होती है उसकी लाइफ में। तो इरिटेबिलिटी सबसे पहला सिम्टम आता है उसके, जिसमें थॉट प्रोसेस में, उसके इमोशंस में, उसकी साइकोलॉजी में। फिर ओवर थिंकिंग होने लगता है कि कल उसने हेयर कट कराया, पति ने नोटिस ही नहीं किया, कैसे नोटिस करता बेचारे की डेडलाइन पड़ी हुई है? वो ऑफिस से आता है थका हारा, रात को किसी तरीके से सो जाता है, सुबह फिर उसको दिमाग, रात को सपने भी उसको यही आते हैं कि आज ऑफिस में उसको सुनाया जा रहा है, तो वो नोटिस नहीं करता, तो ओवर थिंकिंग आ जाती है? जरूर पक्का कोई ना कोई इसकी लाइफ में आ गया है। अब ये ओवर थिंकिंग बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में कारण बन जाता है, तो फिर वो अपने मन की बात अपने पति से कहने से बचने लगती है। क्योंकि मेल्स में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होता है तो उनकी सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है। फीमेल्स में क्या होता है, जैसे जैसे 30s में इंटर करती है 60% बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ने लगती है। अब वो अपनी बात हस्बैंड को नहीं बोलती, हस्बैंड अलग ही दुनिया में खोया होता है, तो ओवर थिंकिंग और अनवांटेड सप्रेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस सब कुछ चालू हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग, इरिटेबिलिटी अब बन जाती इमोशनल सेंसिटिविटी। अब बात बात में रोना धोना चालू हो जाता है, बात बात में ब्लेम करना चालू हो जाता है, झगड़ना चालू हो जाता है। अब ये सब कुछ हॉर्मोन्स करा रहे हैं, लेकिन फीमेल को क्या लगता है कि ये सब कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। सब कुछ करा रहे हैं हॉर्मोन, बुद्धि सब कुछ समझ भी जाए, लेकिन हार्मोन मानने नहीं देती, समझने नहीं देती। हर फीमेल यही कहती है, नहीं नहीं मेरा केस अलग है, आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं सकते। बट एक्चुअली क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैंने वो हार्मोन्स पढ़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 99% हार्मोन्स करते हैं। 1% हो सकता है कि आपका पति खराब हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे पति अच्छे होते हैं, सारी पत्नियां भी अच्छी नहीं होती, लेकिन 99% हार्मोन्स प्रॉब्लम लेके आते हैं 30s के बाद, और यहीं से प्रॉब्लम बिगड़ने लगती है। तो फिर क्या आता है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कुड़ना चिड़ना, लड़ना झगड़ना, ब्लेम करना, बच्चों पे उसका असर उतारना, ये सब कुछ चालू हो जाता है। और फिर शीशे के सामने खड़े होके, मेरे बाल पहले बड़े सुंदर थे, मेरे बाल यहाँ यहाँ तक थे, इतने स्टाइलिश थे, ये थे, मेरी स्किन में देखो ये कैसे पैचेस आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, मेरा हस्बैंड इसीलिए मुझे नोटिस नहीं करता। तो फिर वो ब्यूटी ट्रीटमेंट और दुनिया भर के झंझट चालू हो जाते हैं। और ये यहाँ से चालू होता है फियर ऑफ एजिंग, है ना। तो फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, फियर ऑफ एजिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फीमेल को अपनी चीजें अच्छी नहीं लगती, अपनी हर चीज में उसको कमियां दिखने लगती हैं। मैं कल ऐसे स्क्रॉल करते हुए एक रील देख रहा था, एक फीमेल अपना फेस छुपा के एक ऐसे बार के सामने खड़ी होकर वो अपने ब्रेस्ट को मार्क कर रही थी, 2012 में यहाँ था, 2014 में यहाँ पहुंच गया, 2025 में यहाँ पहुंच गया। तो ये सब कुछ बेवकूफी है भाई। इंसान का शरीर उम्र के साथ बदलेगा, इंसान की आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलेगा। तो जितना भी आप कोशिश कर लो, कितने भी सप्लीमेंट्स खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आप जैसे 20 साल के दिखते थे वैसे 40 में नहीं दिखोगे। और ये सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोन डिस्टर्ब करने का। तो जब फियर ऑफ एजिंग आ जाता है तो फीमेल अपने मन की बात कहने से बचने लगती है। अब फीमेल की सेक्सुअल अर्जेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो अपने पार्टनर को बोल ही नहीं पा रही। समटाइम तो पार्टनर बेचारा उस लायक ही नहीं रह पाता कि वो उसकी अर्जेस को फुलफिल भी कर पाए, क्योंकि उसकी डायबिटीज बढ़ रही है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होता है। और फिर फीमेल्स अपनी अर्जेस को सप्रेस करने लगती है, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को किल करने लगती है, और रिलेशनशिप डिससेटिस्फैक्शन की ओर जाने लगता है। यहीं से शुरुआत होती है हार्मोन्स खराब होने। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल या ये सारे साइकोलॉजिकल, ये सारे हार्मोनल फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत खराब कर देते हैं। अब यहीं से शुरुआत होती है, ईस्ट्रोजन सेरोटोनिन को भगा देता है। तो ईस्ट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे था, सेरोटोनिन से। तो दो लोगों की मैरिड लाइफ अच्छे से चलने के लिए थी, खुशी खुशी चलने के लिए थी, लाइफ को सेलिब्रेशन के लिए थी। अब लाइफ को सेलिब्रेट करने की बजाय एक दूसरे के फोन्स चेक करने में जाती, एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने अपने फोन्स पे रील्स कॉल करने लगते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन गैप आया, लाइफ खराब। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये सब कुछ मैं पिछले 15 सालों के अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं है। किताब का साइंस तो है, लेकिन 90% फीमेल
क्लाइंट जो मेरे पास आती हैं, जिनकी लाइफ में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, उनकी कहानी है। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी अगर आप में से किसी की भी लाइफ में है तो बदल जाए, और बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ में ये कहानी आप रिपीट मत होने दो। उनको समझाओ कि ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की वजह से है, नेचुरल है, इसके लिए परेशान नहीं होना, चीज़ों को बेहतर करना है। ठीक है? तो ईस्ट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन है सेरोटोनिन से। सेरोटोनिन क्या है? आपकी खुशी वाले हार्मोन, आपके मूड स्टेबलाइजर, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको हर परिस्थिति में खुशी देते हैं, है? तो वो सेरोटोनिन गायब हो जाते हैं, और जब सेरोटोनिन गायब हो जाते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस होके आपके नर्वस सिस्टम को तकलीफ देने लगते हैं। तो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर दिमाग बॉडी की बात को न तो सही से सुन पाता है, न समझ पाता है। बॉडी में प्रॉब्लम्स अलग डायरेक्शन में चल रही होती है, दिमाग में प्रॉब्लम्स अलग डायरेक्शन में, और यहीं से शुरुआत होती है मेटाबॉलिक डिस्कम्फर्ट, मेटाबॉलिक डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस और बुरे मेनोपॉज। ठीक है? तो अब बात करते हैं इनका स्ट्रेस, लाइफस्टाइल या बाकी के डिसऑर्डर से कनेक्शन कैसे है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि स्ट्रेस जो है ये बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो जब कोई फीमेल लेट नाइट सोती नहीं है, लेट नाइट जागती है, क्यों जागती है? क्योंकि मजबूरी है, हमारे मतलब सोसाइटी में हमने इस तरीके से बना दिया है कि फीमेल सबसे लास्ट में ही सोती है सबको सुला। तो जब फीमेल जबकि फीमेल की फिजियोलॉजी ज़्यादा सोने की है, सुबह उठ के आपके हस्बैंड अगर चाय बनाए और आप बाद में उठो तो आपके हार्मोन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि मेल्स को कंपेरेटिवली फीमेल्स के कम नींद की जरूरत होती है। ये साइंस है। लेकिन होता क्या है कि हस्बैंड सो रहा होता है, वाइफ सुबह उठ के सारे बेसिक चीजें निपटा के फिर उसको जगाती, उठो आज ऑफिस नहीं जाना क्या? ये उल्टा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात आपके हस्बैंड सुन रहे हो उनको बताइए, बहुत जरूरी है एक फीमेल को ज्यादा सोना, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी, उसका हार्मोन उसको ज्यादा सोने के लिए बना हुआ है। ठीक? तो जब उसकी नींद खराब होती है तो उसका मेलाटोनिन कम होने लगता है, ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है। यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि शादी के बाद मुझे लगता है 90% फीमेल्स की लाइफ में आ जाता है। उठना सबसे पहले, सोना सबसे बाद में। ये उसके ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण होता है। और आप में से बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो लेट नाइट हस्बैंड की वजह से जागती होंगी और सुबह उठ के योगा करा देंगे। ऐसे योगा कराने का क्या फायदा? ये अच्छा नहीं, ये बुरा है। तो लेट नाइट सोना और सुबह जल्दी उठना दोनों आपके ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस का पहला बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण क्या होता है? जंक फूड। जंक फूड सिर्फ बाहर नहीं मिलता, घर में ही ज्यादा बनता है। घर में ये ज्यादा मिलता है। सिर्फ मैदा या शुगर यही नहीं है, आपके घर में बनने वाले वो सभी चीजें जिनमें ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करने का पावर है, या जो चीज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है, वो सब चीजें आपके ईस्ट्रोजन को खराब कर देती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की ओर आपको लेके जाती है। तो जिस फीमेल का HbA1c 5 से ऊपर आ रहा है, 5 से ऊपर आ रहा है, सबको अपने खाने को फिर से सही तरीके से प्लान करने की जरूरत है। ठीक? हालांकि मेल के लिए भी ये कैटेगरी है, क्योंकि मेल में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ा कारण बनता है, उनके टेस्टोस्टेरोन का गड़बड़ या उनकी सेक्स लाइफ खराब होना, उनकी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के लिए। बट फीमेल में ये उल्टा होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं आना चाहिए,
इससे सुंदरता भी खराब होती है और इससे हार्मोन भी खराब होते हैं। ये घर के खाने से ज़्यादा होता है, बाहर के खाने से तो होता ही नहीं। तो आपको आपके किचन को सही तरीके से समझने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज़ है इमोशनल सप्रेशन। कितने कितने दिन हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ प्यार से बात ही नहीं करते क्योंकि इमोशंस खत्म हो गए हैं। बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते कुड़ते रहते हैं और जब इमोशनल नीड्स होती भी है, फिजिकल नीड्स होती भी है, उसको सप्रेस करने लगते हैं। इसकी वजह से पेल्विक कंजेशन होने लगता है, पेल्विक फ्लोर पे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। एक फीमेल के सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे उसके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद नेचुरली आप देखोगे उसका सर्वाइकल म्यूकस वजाइनल डिस्चार्ज चेंज होने लगता है, ग्रेजुअली वो थिनर होने लगता है और जैसे उसके ओव्यूलेशंस कंप्लीट होते हैं वो धीरे धीरे थिकर होने लगता है। ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में जब सप्रेशन ऐड हो जाएगा तो पेल्विक कंजेशन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि पेल्विक फ्लोर पे आप जानबूझ के ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर देते हो जो कि इंक्रीज होनी चाहिए। तो पेल्विक कंजेशन हार्मोनल डिस्ट्रप्शन की ओर लेके जाता है क्योंकि आपका हार्मोन बना कौन रहा है? आपकी ओवरीज बना रही है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से बन रही है, हाइपोथैलेमस के डायरेक्शन से पिट्यूटरी हेल्प करती है। तो जब हार्मोन सही से बनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। तो इमोशनल सप्रेशन। और फिर बात आती है नो एक्सरसाइज। कैसे नो एक्सरसाइज होती है? घर में इतने बिजी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। सब चीज के लिए टाइम है लेकिन एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। और अगर एक्सरसाइज का टाइम भी मिलता है तो क्या करती है? जल्दी जल्दी सोचते हैं कि आज मैंने एक्सरसाइज की कल पतली हो जाऊंगी। तो एक्सरसाइज करना, गलत करना उससे भी बड़ा है। ठीक? तो जितने लोग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी बिना कुछ सोचे या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बिना कुछ सोचे एकदम से आज सो के उठेंगे कल से मैं पतली हो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा खूब मेहनत करूंगी, ये बहुत खराब है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटीज फीमेल हार्मोन डिस्टर्ब करने के बहुत बड़ा कारण है। तो जितनी फीमेल जबरदस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है ये भी खराब है। ठीक? ना एक्सरसाइज करना भी खराब है और ज्यादा एक्सरसाइज करना भी खराब है। तो जरूरी है आपके हिसाब से कितनी एक्सरसाइज आपके लिए बनी है उतनी एक्सरसाइज करना। और ये सब चीजें तो ठीक है, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि सुबह उठ के बच्चे का टिफिन तैयार करके उसको स्कूल बस पकड़ानी है, मोशन पे जाने का टाइम ही नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है हमारी इग्नोरेंस का। अगर कोई सिर्फ इग्नोर करना सीख ले, सुबह सुबह वो पॉट पे जाके बैठना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसको सुबह सुबह ज्यादा काम निपटाने हैं, दीदी उसकी आई नहीं है, सफाई नहीं हो रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ईस्ट्रोजन रीअब्जॉर्प्शन का, क्योंकि आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करके बाहर निकालती है। तो आज जो आपने अपने ईस्ट्रोजन के साथ बदतमीजी की है वो कल बाहर जा रही थी, लेकिन आपने कॉन्स्टिपेशन करके फिर से उसको रीअब्जॉर्ब करके प्रोसेस का हिस्सा बना दिया। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फीमेल्स की लाइफ में। आप देखोगे ज्यादातर फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो जाता है, हेमोराइड्स बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस कॉन्स्टिपेशन से भी आता है। तो ये सब मिलके क्या करेंगे? आपको बधाई हो, फाइब्रॉइड हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है या होने वाला है, पीसीओडी तो चल ही रहा है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। और कोई बात नहीं, आपको 40 साल में मेनोपॉज आ जाएगा। मेनोपॉज क्या आएगा? प्रॉब्लम्स का पूरा टोकरा भर के आएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम बन के आती है। ठीक है? अब बात करते हैं, समस्या तो बता दी, सोल्यूशन कहाँ है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि ये चीजें नेचुरली कैसे बैलेंस हो। माफ कीजिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया हूं मैं,
बस मैं ये सोल्यूशन और थोड़ी सी आयुर्वेदिक रेमेडीज बता के छोड़ दूंगा, फिर किसी दिन और दोबारा मिलेंगे तो उसको और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा समय मैं और ले रहा हूँ। तो हार्मोन बैलेंस करने का नेचुरल तरीका बड़ा सिंपल है। रात को चाहे जितने बजे सो, मैं ये नहीं कहता कि 11 बजे से पहले ही सो जाओ। अगर आप 11 बजे से पहले सो जाते हो बहुत अच्छे और लकी हो, लेकिन आप रात को चाहे जितने बजे सो, सेम टाइम पे रोज सो। आपके सोने का समय रोज एक जैसा होना चाहिए। और सोने के बाद कम से कम गिन के 7 घंटे बाद उठना है। तो रात को 2 बजे सोओगे तो 7 घंटे गिन के सुबह उसी हिसाब से उठोगे। ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे सोया, 2 बजे सोया, सुबह 4 बजे रेडी। तो बहुत जरूरी है आपके 7 घंटे की रोज की नींद। और ये नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब हो रही है। ये नींद ऐसी होनी चाहिए कि घोड़े बेच के सो गए, अब घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझसे फिक्र नहीं, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। जिन फीमेल्स की नींद डिस्टर्ब होती है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हार्मोन्स रिलेटेड देखी गई है, क्योंकि फीमेल ज्यादा लंबी नींद जरूरी है उनके लिए, वो डिजर्व करती है, क्योंकि उनका प्रोसेस इतना ज्यादा होता है बॉडी में कि उसको रिपेयरिंग के लिए टाइम लगता है। सुंदर चीजें समय लेती हैं, तो अगर सुंदर रहना है तो रिपेयरिंग, जो इंटरनल रिपेयरिंग है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बड़ी चीज कि सनस्क्रीन से दूर हो जाना है। SPF 50 वाला ये जो चोचला है ना, इससे बिल्कुल दूर हो जाना है। सूरज देवता से दोस्ती कर लेनी। रोज सुबह कम से कम 20 मिनट आपके पैरों पे, हाथों पे, गर्दन पे, फेस पे, स्कल पे धूप लगनी ही लगनी चाहिए। अगर धूप नहीं लगेगी, विटामिन D3 नहीं होगा, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये विटामिन डी भी हार्मोन्स की तरह ही काम करता है। ये भी बहुत जरूरी है एक फीमेल की लाइफ में। तो धूप, सूरज देवता से दोस्ती और सनस्क्रीन से दुश्मनी। सनस्क्रीन, जितने सनस्क्रीन आ रही है, ये सब हार्मोन्स को खराब करने के लिए सबसे बड़ा बैरियर है। पता नहीं क्यों इनको अप्रूव कर दिया जाता है, थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान। तो सूरज देवता से दोस्ती, और बहुत जरूरी है डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज से मेरा मतलब हैवी वेट ट्रेनिंग से नहीं है। अक्सर मिसगाइड किया जाता है फीमेल्स को कि अच्छा मेनोपॉज चाहिए तो वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए नहीं है तब तक जब तक वो स्पेशल तरीके से ट्रेन नहीं हो रही है। वेट ट्रेनिंग तभी करना चाहिए जब स्पेशल मील प्लान पे हो, स्पेशल रिकवरी आवर्स हो आपके पास। एक हेल्दी घर का काम करने वाली, ऑफिस जाने वाली फीमेल के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, एथलीट्स के लिए वेट ट्रेनिंग हो सकती है, या उस फीमेल के लिए हो सकती है जो प्रोफेशनली वेट ट्रेनिंग कर रही है, जिसके पास 10 घंटे प्रॉपर रिकवरी का टाइम है। अगर रिकवरी का टाइम नहीं है तो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है, लेकिन हैवी वर्कआउट नहीं। दूसरा, इमोशनल सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इमोशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो हर फीमेल को कम से कम महीने के 4 to 6 टाइम फिजिकल इंटरकोर्स जरूरी है। ये बहुत जरूरी है अगर आप अपने हार्मोन्स को बेहतर रखना चाहते हैं। तो इमोशनल सप्रेशन बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है फीमेल्स के केस में। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा योगा की बात कर लेता हूँ मैं। तो योग में ऐसे आसन जो आपके स्कल की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाए, जो आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे, इंटरनल
इलियक आर्टरी पे या आपके गैस्ट्रिक आर्टरी पे, आपके हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ये सारे पॉस्चर्स आपके लिए जरूरी है। वो पॉस्चर जो आपके यूटेराइन आर्टरी पे, ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, ये पॉस्चर बहुत जरूरी है। तो योग में ऐसे आसनों का समावेश एक फीमेल को जरूरी हो जाता है जिनसे उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेशली स्कल, क्रेनियल प्रेशर कम हो, लिवर बेटर ईस्ट्रोजन एग्जिट क्रिएट करता रहे, एक्सक्रीशन अच्छा रहे, इंटेस्टाइन पे, इलियक आर्टरी पे अच्छा ब्लड फ्लो हो, सो दैट आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ, स्पेशली आपके जो आपकी गट हेल्थ में बैक्टीरिया है ना, जो लैक्टोबैसिलस है या जो आपका मैकेनिज्म करते हैं मेटाबॉलिज्म के पहले वाला, डाइजेशन वाला, वो सब कुछ बहुत जरूरी है। तो इंटेस्टाइन की हेल्थ और अंत में यूट्रस, ओवरी और सर्विक्स पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। तो अगर ये हुआ तो चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। तो योगा ये करेगा। उसके बाद नर्वस बैलेंस बहुत जरूरी है और इंडोक्राइन ग्लैंड तभी बेहतर होंगी जब आप नर्वस बैलेंस अचीव करें। तो बहुत स्ट्रेसफुल योगा नहीं करना है और बहुत मज़ेदार योगा करना है। और योगा हमेशा एक क्वालिफाइड योग चिकित्सक से सीख के ही करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो हमेशा योग एक क्वालिफाइड चिकित्सक से ही सीखना है और खुद को भी इतना सिखाना है कि आप एक क्वालिफाइड योग चिकित्सक बन पाए। और उसके लिए 2 किताबें जरूर पढ़नी है। कौन कौन सी? हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता। अगर ये 2 किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आज से पढ़ना चालू कीजिए। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा, अगर बीमारी हो गई है तो कैसे उसको बेहतर करेंगे। तो मानो किसी को अगर इंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड है तो उसके लिए ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को इम्प्रूव करना जरूरी है, लिवर डिटॉक्स को प्रमोट करना जरूरी है। टाइम थोड़ा कम है, मुझे आपके टाइम का सम्मान है, तो मैं इसलिए इसको बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल से करेंगे। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को कंट्रोल करना जरूरी है, लिवर डिटॉक्स प्रमोट करना जरूरी है, पेल्विक कंजेशन कम करना मतलब पेल्विक फ्लो बढ़ाना जरूरी है। और जब पेल्विक कंजेशन कम होगा तो नेचुरली टॉक्सिन्स का रिमूवल होगा, क्योंकि आयुर्वेद मानता है आम यानी टॉक्सिन्स का कलेक्शन ही एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का बड़ा कारण है। तो टॉक्सिन्स का जब एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो नेचुरली आपके वात और कफ का बैलेंस आएगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो जब ये होगा तो क्या होगा? बाउल मूवमेंट नेचुरली रेगुलर हो जाएगा। थोड़ा सा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स की ओर आपको ध्यान लेके जाना होगा, डाइट बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस रिडक्शन बहुत जरूरी है। और फिर बहुत जरूरी है कि आपका हार्ट हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब आपका मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ दोनों अच्छा है। तो इसके लिए जो एक अच्छी सलाह है मेरी, हर फीमेल को कम से कम 3 किलोमीटर पैदल हफ्ते में 5 दिन तो जरूर चलना चाहिए। 3 किलोमीटर पैदल हफ्ते में 5 दिन हर फीमेल को जरूर चलना चाहिए। चाहे वो योगा करती हो ना करती हो कोई बात नहीं, और 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए, क्योंकि हम बने ही पैदल चलने के लिए। आज समय कम है इसलिए इसके पीछे का ज़्यादा साइंस नहीं बताऊंगा, बस इतना समझा दे रहा हूँ आपको कि इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जितना जल्दी हार्ट को जाएगा उतनी बेहतर कार्डियोवैस्कुलर साइकिल मिलेगी। और जब कार्डियक साइकिल अच्छी होगी तो नेचुरली आपके ऑर्गन्स की हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम बने ही पैदल चलने के लिए हैं। 3 किलोमीटर पैदल चलना बहुत जरूरी है, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, इससे आपका जो ईस्ट्रोजन एग्जिट है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस रिडक्शन बहुत अच्छा होगा 3 किलोमीटर पैदल चलने वाला। ठीक है। इसके अलावा क्या है, लाइफ में
हर चीज को सेलिब्रेट करना है। खुशी है, सेलिब्रेट कीजिए, दुख है तो भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि न तो खुशी परमानेंट है न दुख परमानेंट है। आज कुछ अच्छा है तो कल कुछ बुरा होगा, आज कुछ बुरा है तो कल कुछ अच्छा होगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये फाइब्रॉइड और इंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत जरूरी है कि फीमेल अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। बाकी जी मेनोपॉज ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ दें। आप सब वैसे तो खाने पीने पे एक्सपर्ट ही है, अच्छा खाना और बुरा खाने की बात आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बुरा खाना जो है ये है, बेस्ट फूड क्या है आपके लिए वो आप सब देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बैड फूड ये है, स्पेशली एक चीज़ मैं बैड फूड में ज़रूर ऐड कर दूंगा कि जो लोग ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो प्रोटीन के लिए सोया से बचे। सोया, क्योंकि इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं जो कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अरे भैया, गुड फूड वो जो सबके लिए अच्छा है, लीफी वेजिटेबल सबके लिए अच्छी है, फ्रूट सबके लिए अच्छे हैं, है ना, हेल्दी फैट सबके लिए अच्छे हैं, प्रोटीन रिच डाइट सबके लिए अच्छी है। तो ये अच्छे खाने में है जो सबके लिए अच्छा है, बुरा खाना वही है जो सबके लिए बुरा है। बस एक बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ ऐड की है, हालांकि इस पर किसी दिन और हम फुर्सत से डिटेल बात करेंगे न्यूट्रिशन पे। तो ये हो गया। इसके अलावा एक जरूरी चीज आयुर्वेदा सपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको बहुत जरूरी है। तो एक फीमेल की लाइफ में चाहो तो ये नोट कर लो और इसके बाद मैं खत्म करूंगा। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब बहुत जरूरी है। तो एक फीमेल को जब भी उसके पीरियड्स इरेगुलर हो, हैवी ब्लीडिंग हो, फाइब्रॉइड की टेंडेंसी दिख रही है, तो अशोका रेस्ट जरूर ले लेना चाहिए। 15 से 20 ml दिन में 2 बार, कम से कम 3 महीने, मैक्सिमम 5 महीने। तब जब फाइब्रॉइड की टेंडेंसी हो, फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ रुक जाएगी, फाइब्रॉइड की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फाइब्रॉइड की टेंडेंसी है तो अशोका रेस्ट बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। 15 से 20 ml मेडिसिन 15 से 20 ml पानी में मिला के, और खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे बाद और डिनर के 1 घंटे बाद, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। शतावरी चूर्ण, शतावरी चूर्ण ये एक फीमेल का सबसे अच्छा दोस्त है हार्मोन्स को सपोर्ट करने के लिए। तो 3 से 5 ग्राम शतावरी चूर्ण, ये अगर किसी फीमेल को वेजाइनल ड्राइनेस रहने लगी है, मूड चेंजेस बहुत आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत चिड़चिड़ापन वगैरह रह रहा है, तो ये अशोका रेस्ट की जगह शतावरी चूर्ण बहुत अच्छा सप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो शतावरी ये आपको पाउडर फॉर्म में इजीली मिल जाता है, आराम से लीजिए और दिन में 2 बार यूज करना चालू कर दीजिए। इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हो अगर दूध आपको आसानी से पच जाता है। तो जिनको भी दूध अच्छे से पचता हो वो शतावरी चूर्ण दूध के साथ ले सकते हैं, जिनको दूध नहीं पचता वो गुनगुने पानी के साथ ले सकते। ठीक है, बाकी त्रिफला, जिनके साथ थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा मोशन ठीक से नहीं होता, उनको रोज एक फिक्स टाइम पे मोशन के लिए जाना है, और त्रिफला रात को सोने से पहले कम से कम 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ जरूर ले लेना चाहिए। तो त्रिफला ये आपके एक्सक्रीशन को प्रमोट करने में बहुत इफेक्टिव है। बाकी अगर आपको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है, घर में माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो ब्राह्मी या जटामांसी ये जरूर ले लीजिए। ब्राह्मी का आपको सिरप मिल जाएगा जो कि आप 10 से 15 ml से शुरुआत कर सकते हो दिन में 2 बार, या जटामांसी, इनके कॉम्बिनेशन भी बहुत आते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्राह्मी और जटामांसी से आपको ट्रैंकुलाइज कर सकेंगे, हार्मोनल सपोर्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली ये समझिए कि बॉडी
दुश्मन नहीं दोस्त है। इसको ग्रेसफुली अच्छा रखना है, समझाना है और आगे बढ़ाना है। एजिंग डर नहीं है, ये बुद्धि है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ेगी। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बड़ी काम की चीज़ है। जितने आप बड़े हो रहे हो उतने बुद्धिमान हो रहे हो। हार्मोन सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हार्मोन्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, सेलिब्रेट करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी चीज है कि आप खुश रहेंगे तो दुनिया खुश रहेगी, आप बेहतर रहेंगे तो दुनिया बेहतर रहेगी। तो सेल्फ केयर को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चा भी खुश रहेगा जब आप खुश रहेंगे, हस्बैंड भी खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगे, लॉज भी खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगे, आपके भाई भाभी भी खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगे, आपके मम्मी पापा भी तभी खुश रहेंगे जब आप खुश रहेंगे। ठीक? तो पूरी फैमिली आपकी हैप्पीनेस से भी बेहतर रहेगी। आपकी हैप्पीनेस पहली प्रायोरिटी है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी बात आप तक समझाई होगी, बताई होगी। अगर आपके कुछ भी विचार हो, कुछ भी आपका सलाह हो, सुझाव हो, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं, या फिर आप सीधे इंडियन योगी एसोसिएशन को कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे, कुछ अच्छी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हो तो मैं सवाल जरूर लूँगा अगले 5 मिनट, और अगर हम लेट हो रहे हैं तो हम इसको यहीं ख़त्म कर सकते हैं।